बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अपनी तंदुरुस्ती के लिए ख़ुद भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, जान है तो जहान है। अच्छा खाएँ, अच्छा पहने भी, अच्छा दिखें भी, लेकिन साथ ही साथ सेहत अच्छी रखने के लिए थोड़ी सी तगदो भी करें। वॉक, एक्सरसाइज अपनी रूटीन बना ले। हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ये रिकमेंडेशन है ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें। आजकल तो सुबह का मौसम ही बड़ा सुहाना हो गया, खुशगवार हो गया, आप उठें बड़ा अच्छा एहसास होता है। सो साथ ही साथ अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करें कि उसने हमें तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाई। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे विश करेंगे और दीगर सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, राउद दिलशाद हुसैन साहब और वकास अहमद ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे हैं जी पहली खबर की तरफ और पहली खबर है जी NOC लैंड स्टेट मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट बिल्डिंग कंट्रोल और पब्लिक रेजिडेंट के लिए काउंटर मुख्तस साइलिन के बैठने के लिए भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रूडा में ये 1 विंडो जदीद सहूलियात और इसके लिए 6 काउंटर मुकम्मल फॉल किए गए हैं। जितनी साइलिन को सहूलियात दी जाएंगी बेहतरीन काम होगा। राव साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, रूडा चूँकि गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और ये ना सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इसमें जो अब तक की सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है इस सारे प्रोजेक्ट में, ये इनिशिएट हुआ था बुनियादी तौर पर 2012-13 में और 2013-14 में, और उसके बाद इस पर इसकी डॉक्यूमेंट्री बनवाई गई। मलेशियन फर्म ने इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई और बड़ी, वो अगर वो डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें या स्क्रीन पर प्ले कर सकें तो आपको बिल्कुल इसकी जो लुक है वो एक इंटरनेशनल लेवल का जो एक शहर होना चाहिए, जिसमें जो मुख्तलिफ जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इस तरह के बेस हैं और उसके अलावा रोड नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जदीद एक शहर जिसको आप कह सकते हैं। जदीद शहर के जो लवाजमात हैं वो सारे उस वीडियो में आपको नज़र आते हैं। और 46 किलोमीटर का चुकी ये प्रोजेक्ट है। इस पर पहले भी हम काफ़ी 3 इसमें बराजीज़ हैं, 3 इसके फेजेज़ हैं, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 जो है वो इसका चूँकि साइफन से शुरू होगा और जो रावी का पुराना पुल है जिसको अब नया पुल भी साथ बनाया जा रहा है मेट्रो तक का, वहाँ तक का है, वहाँ एक बराज बनना है। उसके अलावा सेकंड फेज़ इसका है रावी से मोटरवे के ब्रिज तक और तीसरा इसका फेज़ है मोटरवे ब्रिज से आगे मराका तक। तो ये 102 से 1,02,000 से 1,25,000 एकड़ तक जो इसमें अराजी है इस प्रोजेक्ट में। कैनाल चैनल है। आपको पहली मरतबा इस प्रोजेक्ट की वजह से जो रिवर है वो एक कैनाल शेप में नज़र आएगा अगर उसमें पानी हुआ तो, क्योंकि पानी का तो मसला है। जो प्लानिंग बताई जा रही है इस प्रोजेक्ट का मैं इसके खदोखाल इसलिए बयान कर रहा हूँ कि काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी हुई है और इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से अब चूँकि इस पर काम थोड़ा लग भी रहा है कि वाकई ना सिर्फ हुकूमत बल्कि निजी सेक्टर भी जिनको इन्वॉल्व किया गया है, जो सफ़ायर बे में जिस तरह से काम हो रहा है काफ़ी संजीदगी नज़र आ रही है। तो उसी के पेश नज़र अब ये काउंटर्स भी बनाए गए हैं ताकि जो साइलिन हैं, अगर इंडस्ट्रियल जोन में किसी को कोई मालूमात दरकार है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC अगर दरकार है, स्टेट लैंड के हवाले से कुछ अगर चाहिए तो वो इंडस्ट्रियल जोन के लिए डेवलपमेंट बिल्डिंग प्लान के हवाले से अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए या मदद चाहिए तो वो तमाम तर रहनुमाई जो है वो अब इन काउंटर पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक जो गार्डन टाउन में ऑफिस है रूडा का, वहाँ पर मुयसर आएगी। और इसके अलावा जिसका जो सेकंड ऑफिस है वो हॉकी स्टेडियम में भी बनाया गया है। तो इससे यकीनन सहूलत होगी। एक तरफ तो हम तरवीज अपने मनसूबों में की करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उनको एंटरटेन करने के लिए हमारे पास जो मतलूबा स्टाफ है वो नहीं हो पाता, तो उस कमी को इस लेवल पर पूरा किया गया है ताकि फौरी तौर पर अगर कोई साइल किसी भी हवाले से कोई एप्लीकेशन देता है तो उसकी फौरी तौर पर दाद रसीद जो है वो हो। और इसकी जो 46 किलोमीटर की ये जो झील होगी, ये आपकी आने वाली 2-3 नस्लों के लिए ये लाइफ सेविंग है। क्योंकि पानी का जो वाटर टेबल जिस तरह से एक वाटर टेबल वो होता चला जा रहा है, आपकी वेदर कंडीशन और क्या है, आपको स्मोक जैसे चैलेंजेस का सामना। और फिर पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि इसका 20% एरिया ग्रीन नहीं करना, इसकी 35% एरिया को ग्रीन रखना है ताकि ग्रीन एरिया जो है वो डिस्टर्ब ना हो।
और जो फॉरेस्ट इसमें आते हैं, जैसे रख शादरा का फॉरेस्ट है, उसको असल हालत में उसकी बहाली और इन्वायरमेंटल उसका इम्पैक्ट भी आएगा। फिर इसी से ही आपको जो अगर बैराजेस बन जाते हैं, जितनी जल्दी वो बनते हैं उतनी जल्दी ही इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन जो है वो इस प्रोजेक्ट को मिल सकेगी। फिर इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, पहली मरतबा स्ट्रीमलाइन करके किया जा रहा है, और इसका एक अपना प्रोजेक्ट भी है चहार बाग के नाम से, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है। 1079 कनाल पर मुश्तमिल है। शायद ये मेरी मालूमात थोड़ी पुरानी हो, अब इसकी थोड़ी एक्सटेंशन भी हो चुके, इसको मार्केट किया जा रहा है। इसकी पहले फाइल्स को फ़रोख्त किया गया, अब उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाया जा रहा है, और उस पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कोई 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो पुश्ते हैं वो रिवर के बनाए गए हैं, साइफन से टुवर्ड्स रावी ब्रिज तक। अभी वहाँ तक तो मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन जहाँ तक हुए उसका दौरा सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के हमरा भी किया, और वहीं पर इस सारे प्रोजेक्ट का। तो जो हम गेम चेंजर की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि इसमें स्पोर्ट्स सिटी है, मेडिकल सिटी है, इसमें इसके 11 जोन्स हैं, तमाम सहूलियात 11 जोन्स हैं। इसमें एयरपोर्ट का एडिशन की भी बात की जा रही है कि इसमें एयरपोर्ट भी या तो इसके टेल पर या इसके जो स्टार्ट पर एयरपोर्ट को भी प्लान किया जाए, ताकि एक चीज आपने मिस कर दी है, जो प्रोग्राम के आगाज में वकास जिस पे खुश हो रहे थे, सहाफियों के लिए जो ऐलान किया गया, हम क्योंकि इससे मुतालिक बात कर रहे थे तो वकास कहते हैं सबसे बड़ी उनके लिए तो ये बात है। जी वकास, बिल्कुल सही बात है जी। देखें, हमें वो चहार बाग की बात कर रहे थे तो हम भी उसी का हिस्सा हैं बेसिकली। इंशाल्लाह होंगे, जो क्योंकि जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ये है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन साहब ने ये किया था, और कि ये पाया तकमील को जल्द से जल्द। और जब ये ऐलान किया था तो बहुत सारे मतलब सवालात भी उठाए गए थे, देखें जी रूडा में जर्नलिस्ट को कैसे आपने फैसिलिटेट कर दिया, तो ये बड़ा अच्छा। और हमारे लिए रूडा में सरकारी मुलाजिम, इससे भी बड़ी बात ये है कि ये मेरे ख्याल में ये लाहौर जिस चीज़ का डिज़र्व करता था ना, वो आप ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। देखें, आप दुनिया में जितने भी वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हों, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हों, वो ऐसे ही हैं, रिवर साइड्स पे ही हैं, जो रिवर साइड पे खास ठीक है। देखें ना, अब जब मुग़ल या अंग्रेज़ आया था तो उसने भी दरिया किनारे बसाया शहर ना, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता से वहाँ से निकल गए थे। अब हम जिन इश्यूज़ जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं कि हमारे पास वाटर रिजर्व नहीं है, हमारे पास ग्रीन एरियाज़ नहीं है, तो बेसिकली वो ये था ना कि जिस तरह का शहर लाहौर डिज़र्व करता था वो हम उस पर काम ही नहीं कर सके थे। हम दूसरी तरफ चले गए, जो जहाँ पे दिल जिसका कर रहा था। तो ये बड़ा इन फ्यूचर आप देखें ना, राव साहब कह रहे थे ना कि अगले वाले 2-3 नस्लों के लिए तो लाहौर का सर्वाइवल इस प्रोजेक्ट में है। अगर आप उसको इंटरनेशनल सिटी तो वो है, अब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मीट करना चाहेंगे तो आपके पास कोई और हल नहीं है रूडा को कामयाब करने के। 1000 किलोमीटर की सड़कें होंगी इंटरनल, जो इसका रेडियस होगा ना, जो इसकी, चूँकि मैंने इस पे इसकी जब ये इनिशिएट हुआ था तो उस वक्त मैंने इस पे काफ़ी ज़्यादा इसके इश्यूज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर काम भी किया। तो इसके फीचर्स वाकई में अगर उनको सही तरह मार्केट किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ना आ सकें। आपके यहाँ बेहतरीन बन सकते हैं, आपके ये जो जिस तरह से मेगा स्टूडियोज़ हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि नई चीज़ एक आप बना रहे हैं। तो जो पॉजिटिव चीज़ की मैं बात कर रहा था वो ये है कि इसको इनिशिएट करने से जो शहबाज शरीफ साहब ने इसको जब पहली मरतबा इनिशिएट किया और डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसमें मैं जिक्र भी कर रहा था, बुलंदो बाला इमारतें और जिस तरह से वो सिडनी और वो चलती हुई जो क्रूज़ जिस तरह से नज़र आते हैं, तो उस तरह की इमेजेस इसमें शामिल हैं। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसको किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये फ़लाँ ने शुरू किया था तो हम इसको जो है वो इसको बंद कर दें। ये इसका एक पॉजिटिव पहलू है। और इस प्रोजेक्ट की वैसे गुड लक है, इसको पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी इसको ऑन किया, अब उसको दोबारा से नून लीग की गवर्नमेंट है, तो अब इस पर एक्सपीडाइट अगर इसको कर दिया जाए तो वज़ीर-ए-आला पंजाब और रूडा मिल के इसको एक जो अच्छा, उसमें ना एक मेरी एक छोटी सी सजेशन है। हम जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जी सरमायाकार आए बाहर से ना, नो डाउट उनका बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन अब ये देखें इस वक्त लाहौर में कितनी बड़ी कंपनीज़ के या कितने बड़े बिजनेसेस के ऑफिस जो हैं वो लोगों ने घरों में बनाए हुए हैं। आप इन लोगों को इनकरेज करें, ये अपना लोकल जो आपका बिजनेस में है ना, आप इसको लेके जाएं रूडा में। ये सिर्फ देख रहे होते हैं कि यार सूरत हाल क्या किस तरफ जाते हैं हालात ना, फिर ये लोग निकलते हैं। तो आपका एक
कम्प्लीटली बिजनेस हब ऑर्गेनाइज, जहाँ पे लोगों को कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, तो फिर आप इन्हीं लोगों को देख के फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आता है। फिर आप ओवरसीज़ है वो बड़ा इंटरेस्टेड है। लेकिन इसमें हमारे इश्यूज पाकिस्तान में ये हैं, जिस पे बेसिकली खबर स्टार्ट हुई थी कि जिस तरह के डिस्प्यूट्स निकलते हैं ना, मसलन एक बंदा जो ओवरसीज़ है उसने प्रॉपर्टी ले ली यहाँ पे, 5-10 साल बाद उसको पता चल रहा है कि इस प्रॉपर्टी जिसने ली है ये जिससे लिया उसकी तो है ही नहीं है, ये तो किसी और की है। नहीं, तो यहाँ ये वाले मसाइल मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो वन विंडोज़ हैं, वकास, हम ना असल में वो एलडीए का एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, वहाँ वाले बड़ा मसाइल बिटर एक्सपीरियंस है, बिल्कुल डिफरेंट दूसरे सारे डिपार्टमेंट्स का अगर आप मैं यही तो कहना बड़ा चाह बिटर रहा था। एक्सपीरियंस है। देखें, लेकिन वकास इसमें जो मुकामी इन्वेस्टर्स की आप बात करें, 3-4 मुकामी जो इन्वेस्टर्स हैं, न्यू मेट्रो सिटी रूडा की जो रूडा एरिया है उसमें प्लैंड है, किंग्स टाउन गालिबन एक है, इसी तरह से पार्क व्यू की एक्सटेंशन है इसमें। तो ये 4-5-6 बड़े ग्रुप हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट सारे काम खुद नहीं कर सकती। इस तरह के इसमें बीच में लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी है। सहूलत का सरमायाकारी का मकसद ये है ना, देखिए प्राइवेट जो इन्वेस्टर आएगा वो अगर वो अपनी फिजिबिलिटी, वो अपने बिजनेस को देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि मैं उसको अगर आप फैसिलिटेट करेंगे अपने सरमायाकार को। अभी मैं ये जो न्यू मेट्रो सिटी है इसकी तशहीर जिस तरह से हुई है और जिस तरह से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, उसकी सारी फाइलें बिक गई और शहर के नज़दीक तरीन है। असल में शहर के नज़दीक तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ तो अब जो रेट्स हम जाएं अगर रायवंड के करीब तो उससे भी कम रेट है इधर। सही। तो शहर के नज़दीक भी है, मोटरवे भी है, फिर थीम पार्क भी शेड्यूल्ड है और बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो इसको अब इस पे काम करने का ज़्यादा ज़रूरत है कि पहला जो आपका फेज़ 1 है उसको जितनी जल्दी हो, बैराज समेत उसकी एग्जीक्यूशन जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। यानी 2025 में मैक्सिमम वो हो जानी चाहिए ताकि एटलीस्ट एक फेज आपके पास आए। प्लानिंग से काम हो रहा है, होता नजर भी आ रहा है। फिर आप न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अगर इस तरह की वो इमेजेस दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होगा आपको। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ऑब्वियसली ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वही इस प्रोजेक्ट में ज्यादा अपना जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको एतमाद की जरूरत है। तो जितनी जल्दी हो इसका फेज 1 आप करें और सेकंड फेज की तरफ फिर आप अगर आएंगे तो वो उसमें तो सिर्फ मैक्सिमम कनाल चैनल ही है और उसके बाद आगे फेज 3 में काफ़ी लैंड है जिसमें एयरपोर्ट बन सकता है, जिसमें मेगा स्पोर्ट सिटी बन सकता है। यानी और ये प्लानिंग का हिस्सा है राव साहब तमाम चीजें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे वापस, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर है महकमा हायर एजुकेशन से एमए पास नौजवानों के साथ क्या किया जी। कॉलेज में मुस्तकिल लेक्चर्स के बजाय 8 माह के लिए इंटर्नीज की भर्ती शुरू की गई है। वकास अहमद, बहुत अच्छा किया है, डिजर्व भी नहीं करते आप ना। किसकी तालीम आपने हासिल करनी है? सरकारी स्कूलों में जाएँ, प्राइवेट स्कूलों में बड़े फीसें दें, गुर्दे बेचें, कुछ अपना बॉडी शडी बेचें और प्राइवेट स्कूलों को फीसें दें। एक इंटर्न से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पहली बात है कि उसका जहन ये है कि मैंने सिर्फ ये 50,000 के लिए 2-4 महीने गुजारने हैं। ना उसको आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, ना उसको आप ट्रेनिंग करवा सकेंगे, तो वो डिलीवर क्या करेगा? फिर आप बैठ के हम यही कहेंगे ना कि जी देखेंगे काम नहीं सही करे। भाई कौन काम सही करेगा? ऑफिस में 6-6 महीने की 7-7 महीने की ट्रेनिंग होती हैं, तो आप 6 महीने उनको कहेंगे कि आप क्लास में पढ़ाना शुरू कर दें। तरजीहात नहीं है एजुकेशन ना हमारी। मैं तो पहले भी कहता था कि अगर गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना तो शायद कुछ सरकारी डिपार्टमेंट जो इन जैसे स्कूलों को, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को मॉनिटर करना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चलाना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझते हैं कि सारे काम हम प्राइवेटाइज करके करने हैं, तो उनको क्यों नहीं हम कर सकते प्राइवेटाइज? फिर वो कहेंगे कि आप वज़ीर-ए-आला के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो पैमाने में वज़ीर-ए-आला से स्टार्ट करिए ना। मतलब आपने नीचे सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, कुछ आपको आउटपुट नहीं आ रही, तो यार ऊपर से प्राइवेटाइज करके देख लो, शायद वो बेहतर मैनेज कर लें। मतलब फिर ये है, आप एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि हमने लोगों को रोज़गार देना है, तो दैट्स द बेस्ट वे गवर्नमेंट के लिए था कि आप रोज़गार भी दे रहे हैं। आपको इशू ये आता है कि जब हम पेंशन नहीं कर सकते, पेंशन का इशू है ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना, 4 साल का, 5 साल का, रिन्यूएबल
परफॉर्मेंस बेस्ड रिन्यूएबल कर लें, बहुत सारे ऑप्शन निकल सकते हैं। ये अच्छा, 6 महीने माजी में बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने, राव साहब अगर आपको याद हो, कॉलेज इंटर्न्स का शुरू किया था, वो बड़ा उसका कामयाब भी हुआ ऑब्जेक्टिव था। पता क्या था उसका, मैं कामयाब बताता भी हूँ। हुआ वो था था, सॉरी, उसका ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो था वो एटलीस्ट 1 साल का, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि आप पैरेलल एक फोर्स तैयार कर लें, जिससे कल को अगर गवर्नमेंट हायरिंग करती है तो वहाँ से लोग, उनको प्रेफरेंस दी गई थी। और बहुत सारे लोग, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 1 साल का, किसी के पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, उनको बेहतर एवेल्यूएट किया कि उनको वेटेज दी गई, उसके एक्स्ट्रा वेटेज नंबर दिए गए। लेकिन अब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि हमने हायरिंग नहीं करनी। मतलब आप एक स्कूल में किसी बच्चे को, ग्रेजुएट MA वाले को ये कहें कि भाईजान आपने 5 साल 6 महीने पढ़ाना है, सॉरी, उसके आप क्या आउटपुट लेंगे या उसको क्या एवेल्यूएट करेंगी, क्या करें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये इंटर्नशिप का प्रोग्राम शुरू करने की बुनियादी वजह यही है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक टेम्प्रेरी रिलीफ होगा, और ये 8 माह तक 50,000 इनको सैलरी मिलेगी। मज़दूर की सैलरी है 37,000 और एजुकेशनिस्ट की सैलरी है 50,000, और ये इक्विवेलेंट है 17 स्केल के जो लेक्चरर होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो लेक्चरर्स की असामियाँ खाली हैं फौरी तौर पर उनको भर्ती करें, और PPSC में जो रिटायर्ड लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया जाता है, वो किस मर्ज़ की दुआ है? क्या वो अपने भांजे भतीजों को एडजस्ट करने के लिए उनको बिठाया जाता है? पहले 60 साल नौकरी करते हैं, 35 साल तक ये नोचते हैं उसके बाद मुल्क को, और उसके बाद फिर जो है ये PPSC में बैठते हैं, वो किसी ना किसी रेफरेंस से ये आते हैं और कोई चेयरमैन बन के बैठ जाता है, कोई नीचे। तो क्या हाजिर सर्विस लोगों को उधर नहीं होना चाहिए? और PPSC डिपार्टमेंट ही इसीलिए है कि खाली असामियों को फौरी तौर पे आप फिल करें, एक जो कंपटीशन का इम्तिहान है वो आप लें और उसके ज़रिए तो ये मसला, लेकिन हम मसला हल नहीं करना चाहते। बुनियादी तौर पर एक, चूँकि चीफ मिनिस्टर को जो बताया जाता है, चीफ मिनिस्टर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के मुताबिक डिसीजन लेती है। तो उन्होंने तो कहा कि चलें बेरोज़गार नौजवान हैं, इनको अप्रोच यही होगी, जाहिर है, लेकिन खाली असामियाँ किसने फिल करवाई? सर आप इससे बड़ी, और आप ये देखें, चूँकि प्रायोरिटी नहीं है, बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का जो आपका हाल है, प्राइवेट सेक्टर को जिस तरह से तरवीज मिली है और प्राइवेट सेक्टर जिस तरह से दोनों हाथों से लूट रहे हैं, तो उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। अब मुझे बताएं कि अगर किसी स्कूल में 2500 स्टूडेंट्स हैं और वो AC के चार्जेस 800 रुपये फ़ी जो स्टूडेंट वो चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी अगर सिर्फ कैलकुलेशन आप कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बिजली के बिल की मद में AC चलाकर भी वो उनका बिजनेस है। आप अंदाज़ा लगाएं, उनका आप अंदाज़ा लगाएं, अगर इस अमाउंट को आप कैलकुलेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा। ये सिर्फ एक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा तमाम स्कूल्स, कोई मिसलिनियस चार्जेस की मद में, कोई अपनी मर्जी से 5% चार्जेस लेते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस हैं। फिर उसके अलावा एक स्टेशनरी का बॉक्स होगा जिसकी कुल मालियत 2500 रुपये होगी, और वो फिर लेना भी आपने उन्हीं के 8-10 हज़ार से लेना भी उन्हीं से। तो ये वो इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हालिया हमने देखा, आप अभी अगर वज़ीर तालीम साहब को अगर आप लाइन पे लेंगे तो वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर देंगे। वो कहेंगे कि ज़रूरत ही नहीं है, वो कहेंगे कि बड़ा बेहतरीन चल रहा है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ पर आपको जाना पड़ेगा। आज भी पंजाब के स्कूल्स में जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनको एड्रेस किया गया है? कॉलेजेस, ये टाउनशिप देखें, बिल्कुल ये पोश इलाका है और मॉडल टाउन के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। वहाँ के स्कूल्स की दीवारें ऐसी हैं जैसे कोई खंडरात हों। वहाँ फुटबॉल ग्राउंड हुआ करती थी, आज से 40 साल पहले, वो बर्बाद हो चुकी हुई है। क्या वजह है? कि जो आप फंड्स हैं वो मुहैया ही नहीं करते। आप मनपसंद स्कूल्स का विजिट करते हैं और उसके बाद फिर एक सारी मशीनरी को सब अच्छा की गर्दान CM के सामने। देखिए, CM को अगर आप इश्यूज ही नहीं बताएंगे तो फिर उनसे डायरेक्शन क्या लेंगे? उनको आप इश्यूज तो सही तरह बताएं। उनके सामने हर चीज़ जब आप कर देंगे कि जी सब अच्छा है, तो फिर वो किस तरह से? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, मैं ये समझता हूँ कि प्रैक्टिकली भी
जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की तरवीज हो रही है, और इसमें हर हुकूमत मुलव्वस रही है, हर हुकूमत ने इस प्राइवेट सेक्टर की तरवीज के लिए, अगर आपने प्राइवेट जो सरकारी स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, जब आप उनकी तरक्की के लिए काम ही नहीं करेंगे, वहाँ पर जदीद जो तालीम है, मिसाल के तौर पे अब AI का दौर है, तो कितने कॉलेजेस में हमने देखा है कि वो ये तो आप बहुत आगे चले गए हैं, के हवाले से फैसिलिटी से शुरू हुए थे वही मिल जाए। अच्छा, मैं हैरान हुआ मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे AI के हवाले से काम कर रहे हैं, तो क्यों गवर्नमेंट लाइन नहीं लेती? वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तकारीर में, सवाल मुझे आपसे पूछना अपनी तकारीर में मुतअद्दिद मरतबा AI की इंपॉर्टेंस पर बात की है। तो AI पढ़ाएगा कौन? क्या आपकी कितने आप जो IT के ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप देने जा रहे हैं? ये जो आप 8 माह के लिए इंटर्नशिप देने जा रहे हैं, इनमें कितने IT के ग्रेजुएट्स हैं? मैं आपको एक सवाल करूं, AI का दौर है, इसलिए तो राव साहब इतने पीछे हैं। राव साहब मैं आपको एक सवाल करूं, डिग्रीज लोग, मैं राव साहब से एक सवाल कर सकता हूं? बिल्कुल करें जी। न्यूज चैनल में रिपोर्टिंग जो है ना, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, उसको थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए जाता है कि आपने रिप्रेजेंट करना होता है। आप एक इंटर्न बच्चा लेते हैं ना, जब हम आए थे तो हमें 6 महीने 7 महीने आपने खज्जल किया था, कैमरे के सामने नहीं आने देते। किस लिए? तो आप 8 महीने में एक ऐसे बच्चे को कहेंगे कि हमारे बच्चों को AI पढ़ाएं और हमारे बच्चों को आप इस बात को, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बेरोजगार लोगों को एक साई ऑफ रिलीफ तो है, इसका पॉजिटिव पहलू ही है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? मुस्तकिल हल की तरफ क्यों नहीं जाते? हल की तरफ भी आ जाते हैं। मुझे अगली खबर भी शामिल करनी है। टीचर अलायंस ने डाक रोक दी है, डेंगू मुहिम का बाइकआउट कर दिया है। अच्छा जी, प्राइवेटाइजेशन पर असातिज़ा का एहतजाज भी जारी था, आपका एक कमेंट चाहिए वकास साहब। अच्छा, बात फिर वहीं पे आ जाती है ना कि आप सही नहीं कर सकते। अगर मैं उनका कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा, क्या सवाल सिर्फ ये है कि क्या बाकी जो आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो 100% डिलीवर कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। टीचर्स की जो हालत है, स्कूलों की उन्होंने बात की, उनकी अपनी हालत, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ ले लें, मतलब आप एक ही चीज़ पे अटे हुए हैं कि बस हमने आगे निकलना है यहाँ से। एक कमेंट इस पे, अगर आपने तालीम के निज़ाम को बेहतर करना है तो फिर ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के बच्चों को सरकारी स्कूल में उनका दाखिला यकीनी बनाएं और ये कानून साजी करवाएं। मैं देखता हूँ कैसे आपका तालीम का निज़ाम, तो सरकारी स्कूलों में जाएंगे, राव साहब उनके बच्चे यहाँ उनके बच्चे जाएंगे, बड़े बड़े जो बाहर के मुल्कों में होते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे भी जो स्कूल्स हैं, हाई फाई स्कूल्स हैं, जिनकी 50-50 हज़ार रुपए माहाना फीस है, उनके बच्चे तो वहाँ जाएंगे। तो उनको क्या जरूरत है सरकारी स्कूल्स को ठीक करने की, उन माफियाज के सामने? तो ये हल निकाले सरकारी स्कूलों को ठीक करने का कि आप प्राइवेटाइज करने के तरफ जाएं तो बेहतर हल हो जाएगा। चलें देखेंगे, लेकिन टीचर्स इस पर सख्त एहतजाज करें। मुझे ब्रेक का आ जा रहा है, ब्रेक के बाद हम आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह। 19 वुमेन कॉलेजेस को बसें दी गई। सीएम साहिबा की तस्वीर भी लगी है, बड़ी अच्छी लग रही है, साथ स्टूडेंट्स भी हैं। राव साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी। और अभी तो आप कहते हैं आप तर्जुमान नहीं है। नहीं, मैं खबर अच्छा ही ऐसी है तो इस पे क्या करें? नहीं, मैंने कहा क्या इसको कहें कि मैं तर्जुमान, इसको कहें कि नहीं देने चाहिए? अच्छी है। नहीं, हम क्या कहें कि अगर दिए तो बहुत बुरा काम किया। नहीं, वो आपने नहीं, वैसे आपको क्या लगता है कि ये बुरा काम है? नहीं, आपने अगर तालिबात को इजाजत दें, अगर तालिबात को एक सहूलत मिली इजाजत दें तो फिर इसको क्या क्रिटिसाइज? नहीं, आपकी पहली लाइन थोड़ी सी बात ये है कि वकास साहब आप ज़रूर बात कीजिएगा। अच्छा, ये 76 कॉलेजेस हैं जिनको 3 मरहल में ये देने जा रहे हैं बसेस, और अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चियों के हवाले से आपको पता ही है कि जिस तरह की इसका बिल्कुल आगाज़ हो चुका है, और ये इसमें अल्लामा इकबाल टाउन के, लाहौर के कॉलेजेस भी हैं, रायवंड के कॉलेजेस भी हैं। तो किस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है? इसका ऑब्वियसली जिस कॉलेज को ये बसेस दी जाएंगी उस कॉलेज में उसका रूट भी मुअय्यन कर दिया जाएगा कि इस रूट से बस गुजरा करेगी। आपने अगर देखा हो तो मॉर्निंग के औकात में आपको मुख्तलिफ स्टॉप्स पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों के बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए आपको वो वेट करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक फैसिलिटी है। यानी मैं बात करता हूँ जो सेंट्रल मॉडल लोअर मास स्कूल है, इसकी बस का एक रूट है, तो इसके पास कॉलेज की बस का एक रूट है, पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जैक्टली वो उनको सारा, तो ये सहूलत तो है बच्चों को। ये
इससे आप इनकार, फिर बच्चे टाइम पे भी पहुंच जाते हैं। और तो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो no इसकी doubt तरवीज blessing के है। लिए बहुत बहुत ज़रूरी था कि ये बसेस इनको मिलती। और इसमें हम अक्सर बात भी करते हैं कि अल बिराक ने जब वाइंड अप किया अपना यहाँ पर सेटअप, तो उनकी कोई 200-250 बसेस थी जो उन्होंने स्क्रैप के भाव, जो मिस्री शाह में हमने देखा कि वो कटती हुई नज़र आई, और 8-8 लाख में, तो उस वक्त हमने बड़ी कैंपेन इसको चलाई, लेकिन बहरहाल वो वक्त गुजर गया। तो उनको भी अगर ठीक करके, तो बहुत सारे तालीमी इदारों में अगर कोई बस चल कर मिस्री शाह के गोदाम तक जा सकती है, तो इसका मतलब है कि उसको ठीक करके यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो इस तरह की बहुत सारे जो इदारे हैं उनकी बसेस ख़राब भी होती हैं, जिनको रिपेयर नहीं करवाया जाता, तो उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बहरहाल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब मुझे नहीं पता, बेहतर ये है अच्छा कि नहीं, सबसे राव पहले साहब ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये पसमानदा अजला की जो यही तो मैंने तहसीलें पूछा हैं, था क्या प्लान है इनका, कैसे इनको पसमानदा अजला की जो तहसीलें हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्योंकि लाहौर शहर की अगर आप बात करें तो लाहौर शहर में या फैसलाबाद है या गुजरावाला है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन कदरे इस तरह कम नहीं है, निस्बतन कम है। अब इलेक्ट्रिक बसेस भी आ जाएंगी, फिर काफ़ी ज़्यादा प्लान किया जा रहा है कि 200-250 बसेस आ भी रही हैं, तो और बेहतर हो जाएगा। लेकिन पसमानदा अजला में, दूर अफ्तादा अजला में, दूर अफ्तादा जो तहसीलें हैं, वहाँ पर एक्सेस बड़ी मुश्किल है। बच्चियों की तालीम के हवाले से अगर बहुत दूर तक जो कॉलेजेस हैं वो उनकी एक्सेस नहीं होती, तो उनको अगर प्रायोरिटाइज करें, जैसे मील प्रोग्राम है, इसको मुजफ्फरगढ़ से शुरू किया गया या राजनपुर से इसको शुरू किया गया, इसी तरह से इस प्रोजेक्ट को भी बेहतर है कि उन तहसीलों से पहले शुरू किया जाए जहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं है। तो अब वकास साहब मैं देखता हूँ कि सर माशाल्लाह राव साहब ने तहसील नारोवाल में या पता नहीं राव नारोवाल साहब में ने क्या तो facility माशाल्लाह जैसे डिफेंड किया है, नहीं, मैंने डिफेंड नहीं किया। तो ये जो 2 खबरें हैं ना आपकी, जी ये तरजीहात हमारी किस्मत, हमारे जैसे जो गरीब गुरबा हैं उनकी किस्मत की आकाश कर रही हैं। कॉलेज में आपने बच्चों को ले आए इज़्ज़त एहतराम के साथ, भाई इशू ये है कि कॉलेज में पढ़ाना किसने है? क्या बच्चे वो क्या सैर करने के लिए बस में आते हैं? हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि मरियम साहिबा की तस्वीरें लग गई हैं पुरानी बसों को रंग करवा के। मैंने 2007 में कॉलेज में स्टूडेंट था, मैं कोई लाहौर में नहीं था, नारोवाल पसमानदा अजला। उस वक्त हमारे कॉलेज जो बॉयज़ कॉलेज था वहाँ पे एक बस थी, और जो आपके डिग्री जिले में कॉलेज लाहौर से लोग पढ़ने जाते हैं, अभी UET की अभी वजह से। जाते हैं ना, अभी वो तो बनी है ना, कैसी बात है अभी बनी कि है ना। लाहौर से लोग जाते हैं बिल्कुल। नारोवाल पढ़ने अभी जा बनी रहे है हैं। ना। मैं बात करूँ 2007 की, तो गर्ल्स कॉलेज जो था उसकी तब 2007 में 3 बसें हुआ करती थी, अब पता नहीं कितनी है कि नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या बसों को पे अपनी तस्वीर लगा के फीता काटना ज़्यादा अहम और तरजीह है, या उन बच्चों जिनको तरबियत, इल्म, हुनर सिखाने वालों की क्वालिटी और उनके स्टैंडर्ड्स पे गौर व फिक्र करना अहम था? तो सब जवाब यह है कि हमें अपनी तस्वीर लगाना ज़्यादा अहम था, और यही हमारी बदकिस्मती है इस मुल्क की। आप अभी भरोसा बात कर रहे थे ना कि बच्चे खड़े होते हैं, जब आप प्राइवेट स्कूल, जब अभी हम ऑफ ब्रेक के बात कर रहे थे कि वो AC चार्जेस भी लेते हैं, कितने इस शहर के स्कूल्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद है? ऐसे ही है। किसी का नहीं है ना, कौन पूछता है? बहुत कम स्कूल, बल्कि शुरू होंगे ना, बल्कि एक आधे यूं होंगे। कहिए कि 3 से 4% स्कूल्स हैं। ठीक है। DPS नजर आ जाएगा, को सेंट्रल मिडल लोअर माल का तज़किरा कर बिल्कुल दिया, ऐसे ही है। मतलब मैंने और तो अभी बहुत अभी कम आप परसेंटेज निकाले लाहौर में बच्चों की, मेरी मैट्रिक तक के, मेरा ख्याल है कि 60% बच्चे जो है ना वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बड़ा ज़्यादा, बर्डन उस तरफ से है। ज़्यादा। कभी गवर्नमेंट ने पूछा है कि भाई आप बच्चों के लिए क्या करते हैं? कभी आपने ये पूछा है कि स्कूल की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास ग्राउंड होनी चाहिए? कभी किसी ने पूछा कि आपने खुड्डे बना के मुर्गियों वाले बच्चे वहाँ पे पढ़ा रहे होते हैं? ठीक है, तो हाँ, ये मुबारक होनी चाहिए मरियम साहिबा को, उन्होंने एक और तस्वीर का जो है ना अपना इजाफा कर लिया है। तो खुदा के लिए मैं तो बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो सारे विजन्स हैं ना, पढ़ा लिखा तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, वो एक ही सूरत में आना है जब आप अपने बच्चों को तरबियत देंगे, और इल्म जदीद देंगे, तालीम की तरफ हुनर लेके देंगे, चलते हैं। हाँ। और वो यही टाइम होता है जब आप मैट्रिक कैफे तक उनको कर लेंगे। तो वहाँ पे अगर स्कूल पे पढ़ाने वाला खुद सारा दिन क्लास में ये बैठ के सोचेगा ना 3 महीने बाद मैं क्या करना है, मुझे उसके याद बाद- है उसके बाद फिर फैसलाबाद ये- के एक MPA थे शेख इजाज साहब, उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में
करवाया। उन्होंने अपील की कि सारे लोग करवाओ ताकि यहाँ पर ज़्यादा जाए। सहूलियात भी बिल्कुल आ ऐसे ही है। जाएंगी। उनका मजाक उड़ाया तालीम गया। क्या प्रायोरिटी वो तो हमें पता है, उनका लेकिन मजाक उड़ाया गया। अगर इसको अच्छे तरीके से लेके चलाया जाए तो नो डाउट ये प्रोजेक्ट भी अच्छा है। बाकी विकास की शिकायत भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर है जी LDA की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है और अच्छी जगहों पर ऑपरेशन किया गया है। क्रीम ब्लॉक, मून मार्केट स्कीम मोड़ से तजावुज़ात का सफाया कर दिया गया है। सफाया हो गया था। राव साहब जरा दोबारा विजिट। अच्छा, ये ना इत्तेफाक से जो आपने स्टोरी पढ़ी है, ये आपका रास्ता है घर जाने मैंने का। कहा दोबारा विजिट कर इसको आप देखिएगा, बिल्कुल मैं वापस इसको आप देखिएगा कि हमने तो ये खैर होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये तो इसको क्या इसका तज़किरा करना है। चीजें लगती हैं इसमें जो 4 हैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज इस हवाले से, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, MCL, LDA और फाटा, चारों ही जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये जो आपको तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके इसको हाईलाइट करवाया गया है ना, इसका भी ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जिन इलाकों ये का हाईलाइट जिक्र होगा, किया गया है, हाईलाइट होने से, खबर चलने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो इसको डील कर रहा है वो जो जिसका ये एरिया है, जिस ऑफिसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर का या डिप्टी डायरेक्टर का जिसका ये एरिया है, उसका जो स्टाफ है नीचे सारा, इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट का या दूसरे, उनका रेट बढ़ाया बेसिकली ये खबर चलवा के। उनका रेट बढ़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में हमने देखा है कि मुल्तान रोड हो या इकबाल टाउन हो, वही प्रॉपर्टीज़ जिनके छेड़ जो है वो गिराए जाते हैं क्रेन लगाकर, और उसके बाद वो बनती हुई और उसके बाद वो क्लियर होती हुई भी हमने देखी है। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा था कि बड़ी दिलचस्प बात है, इसका एड्रेस नोट कर लें और ये आपके घर के बिल्कुल नहीं, मुझे नोट करने रास्ते में, हर रोज ही आते जाते और आप इसको मुलाहिजा कर सकती हैं लाइव। यानी आपको अंदाज़ा होगा कि ये तो हमने अपने शो में डिस्कस किया था कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ा एक मेगा ऑपरेशन जो है वो किया है LDA ने, और इस ऑपरेशन के नतीजे में जो अमलाक हैं उनको मसमार कर दिया गया, सरेबमार कर दिया गया, ये खबरें आ रही हैं, और गिरा दिया गया है। तो ये सारी जो ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बातें बढ़ सकती। ये ऑपरेशन किस हद तक कामयाब है, चलिए मैं उसको विजिट कर लूंगी। राव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस, फिर उसके बाद शो में आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम आज के मेहमान की तरफ चलेंगे। बड़ा शहर है और बड़े शहर में हमेशा हम देखते हैं इश्यूज बड़े रहते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जिसको हम हर रोज़ एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसका कोई हल निकल आए और शायद उस पर काबू पाया जा सके। हर कोई महंगाई से परेशान है। अब महंगाई कंट्रोल करने के लिए हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंतजाम कर रही है। उन इंतजाम से एक अलहदा सी बात है कि लोग तो शिकायत करते ही हैं, क्योंकि जब कभी भी हम आपके साथ हर रोज़ सब्जियों की कीमतें शेयर करते हैं तो लोगों का वहाँ पर जब उनसे बातचीत होती है तो उनका रिएक्शन यही होता है कि जी जो यहाँ पर रेट लिस्ट दी जाती है, DC रेट होता है, उस पर अमल नहीं हो रहा। खैर, महंगाई कंट्रोल और इसके साथ साथ शहर में जो बड़े इश्यूज़ हैं वो चाहे तजावुज़ात है, रॉन्ग पार्किंग है, फिर बहुत सारे लोगों के मसाइल गली मोहल्लों में। इसके अलावा हम देखते हैं शहर में डेंगू के हवाले से मुहिम चल रही है, पोलियो के हवाले से मुहिम। ये ओवरऑल इंतजामात के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी डोमेन में आपको क्या लगता है कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक डोमेन की बात है तो जो ज़िले इंतज़ामिया होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर और फिर उनके असिस्टेंट कमिश्नर्स, तो आपके जितने भी बाकी महकमों का काम है दीगर, तो एक तरीके से ओवरसाइट हमारी होती है। आजकल जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं, जिस तरह के बिल्कुल आपने बताया, नंबर 1 प्रायोरिटी हमारे लिए भी है, वो है महंगाई को कंट्रोल करना। इसके अलावा इंक्रोचमेंट्स को कंट्रोल करना, सफाई पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है CM पंजाब के हवाले से,
दीगर इसके अलावा अभी स्मॉक सीज़न आ रहा है तो हमारा बड़ा फोकस शिफ्ट हो रहा है। हम बैठे भी कायद आज़म इंडस्ट्रियल इस्टेट में हैं तो इंश्योर करना कि चाहे वो फैक्ट्रियों से हो, चाहे वो गाड़ियों का धुआं, वो कंट्रोल्ड रहे। इसके अलावा जो है हमारा जैसे अभी मानसून ख़त्म हुआ तो थोड़ा हमारे उस तरफ थोड़ा अब अटेंशन कम हो गई है, बट दीगर वट एवर इज़ अ मेजर इशू उसमें ज़िला इंतज़ामिया जो है दे हैव टू स्पीयर हेड, दे हैव टू लीड एंड दे हैव टू इंश्योर कि एक इफेक्टिव तरीके से हो रहा हो गिवन रिसोर्सेज के साथ। सही। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्योंकि बहुत बड़ा मसला तजावुज़ात है। तजावुज़ात के हवाले से किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, सरप्राइज़ विज़िट, और फिर क्योंकि हम अगर मॉल टाउन लिंक रोड पे देख लें अक्सर बहुत इशू रहता है तजावुज़ात का, रॉन्ग पार्किंग का। इवन लोग शॉपिंग करने आए तो उन्हें बहुत इशूज़ रहते हैं। मैं इसमें जो है एक जनरल बात करूँगा, फिर मॉल टाउन लिंक रोड करूँगा। नो डाउट जो तजावुज़ात हैं दे आर एन इशू, और इस शहर में करते करते आप देख रहे हैं कि एक तरीके से रवायत ही बन गई है। इसको अगर दुकानदार अपनी दुकान से बाहर रखता है तो वो उसको बुरा समझता ही नहीं है। एंड जब आप जाते हैं एक्शन लेते हैं तो वो रेजिस्टेंस भी इतनी ज़्यादा ऐसे आती है एज इफ इट्स द राइट। हाउएवर अभी इसमें हमने जो है एक डिफरेंट मॉडल जो नए डिप्टी कमिश्नर लाहौर आए हैं सैयद मूसा रज़ा साहब, उनकी हिदायत पे ये है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं जी। इसी पे फिर मैं आता हूँ जो हम मेरी तहसील में जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिस तरह आपने मेंशन कर दिया मॉल टाउन लिंक रोड, आप मेरा ख्याल है रिसेंटली वहाँ नहीं गई होंगी बिकॉज उस पर मेरा ओपन चैलेंज है थ्रू दिस चैनल आप एनी टाइम जाएँ। हाँ 15 डेज पहले आए थे। हाँ तो अभी इस वक्त उस पर यह है कि हमने एक बड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच किया है। हमने पहले इंक्रोचमेंट ज़ीरो कराई, फिर हमने कंटिन्यूस ओवरसाइट की, क्योंकि ये शिकायत होती थी कि जब आप इंक्रोचमेंट कराते हैं तब पीछे हो जाती है, आफ्टर 2-3 आवर्स दे रिटर्न, क्योंकि आप किसी और एरिया में चलाते हैं। तो हमने उसको पकड़ के उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही हमने ट्रैफिक पुलिस को भी साथ इंगेज किया है, वो भी उसी इंटेंसिटी से रॉन्ग पार्किंग पे एक्शन ले रही है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, हमने फिर मल्टीपल लोगों को ऑप्शंस भी दिए हैं। इसी रोड पे 2-4 प्लाजे थे जिनकी अंडरग्राउंड पार्किंग इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी, चंद गाड़ियां खड़ी होती थी। उसका हमने MOU कराया विद लाहौर पार्किंग कंपनी, और अब तमाम उस प्लाजे की जो पार्किंग है वो यूटिलाइज हो रही है, उससे रोड पे बर्डन कम हुआ। इस तरह हमने उसकी ब्यूटिफिकेशन की, प्लांटर्स पेंट कराए, प्लांटेशन कराई, जो वायर्स लटक रही थी उनको बंच कराया। जब आप एक चीज़ को ठीक कराते हैं एस्थेटिकली भी और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, तो हमने ये नोट किया कि जो वहाँ के लोग होते हैं, ताजर होते हैं, तो दे टू देन थिंक कि यार अभी हमने भी इसमें अपना कोई ना कोई रोल करना है। उनकी एंगेजमेंट के बगैर नहीं हो सकता, तो वो भी तावन कर रहे हैं। और जो मॉल टाउन लिंक रोड है उसकी जो हमने अचीवमेंट आप कैसे वो ये है कि वो वाहिद रोड है इस वक्त जिस पे आप एक तरफ से स्टार्ट हूँ फुटपाथ पे टुवर्ड्स द अदर एंड आप बिल्कुल फुटपाथ पे जाएंगे और आपको ब्लॉकेज नहीं मिलेगा। और ये मॉडल इंशाल्लाह हम जो दीगर रोड्स हैं जो क्रॉनिक हैं उन पे हम लाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, टू इंश्योर कि हम जो एक्शन लें वो सिर्फ टेम्परी ना हो, वो एक सस्टेनेबल एक्शन हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई की। गिरा फरोश, अब शहर के बाकी इलाकों का रेट, मॉडल टाउन का रेट, वो DC रेट वो जो जारी किया जाता है, आप इंश्योर करते हैं कि क्योंकि मॉडल टाउन तो पोश इलाका समझा जाता है ना, तो यहाँ की सब्ज़ी की दुकानों में वो DC रेट पे सब्ज़ी मिल रही है? देखें, जहाँ तक उसके है शिकायत की बात है तो रिगार्डलेस के पॉश इलाके नहीं हो, मेरा ख्याल है लोग खुद जो पॉश इलाके में रेजिडेंट्स होते हैं वो खुद परचेज़ नहीं करते हैं, उनकी बिहाफ पे उनका कोई स्टाफ वगैरह ही करता है। और ऑब्वियसली देयर वेरी वहाँ पे शिकायत ज़्यादा लगती है बिकॉज हाईलाइट भी ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक गना फरोशी की बात है, हमारे जो मॉल टाउन तहसील है इसमें 14 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको डिफरेंट थानों के एरियाज़ दिए गए हैं। गुलबर्ग का अपना है, गालिब मार्केट का अपना है, सतो कतला में अपना है, डिफरेंट इस तरह के हैं। और हमारा की फोकस यही होता है कि सबसे पहले रोटी की कीमत एंड नॉट जस्ट कीमत, उसकी जो वेट है वो भी जो है जो स्टैंडर्ड्स गिवन है उस पर आएँ। और सिर्फ अभी सिंस 1 अक्टूबर टिल नाउ हमारी सिर्फ तहसील मॉल टाउन का अराउंड 7 लाख जो है उस पर हमने फाइन्स किए हुए हैं, 30 अरेस्ट हैं, इस तरह दीगर दुकानें सील हुई हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को भी कहा जाता है कि वो अपनी रूटीन भी चेंज करें, अगर एक दिन सुबह गए अगले दिन शाम में जाएँ, अगले दिन दोपहर में जाएँ, क्योंकि ये कांस्टेंट चेक होता है जो इंश्योर करता है। आप कहीं भी थोड़ी जगह पे आप टच ना करें 2 दिन के लिए, तो वो जो दुकानदार है वो उसका एडवांटेज उठाता है। मज़ीद इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। हमने कहीं पे जो है सिविल सोसाइटी को भी इंगेज किया है कि जहाँ जितना जल्दी हमें जहाँ से रिपोर्टिंग मिलेगी थ्रू मीडिया, आपके चैनल से भी हमें अक्सर जो है ग्राउंड रियलिटीज़ मिल जाती हैं। तो हमारा तो यही
ऑब्जेक्टिव है कि जितनी हमें इंफॉर्मेशन फ़्लो आ रही होगी उतना बेहतर हम अपना एक्शन कर सकेंगे और उसको इंश्योर करेंगे कि वो सिर्फ टेम्परेरी ना हो, वो सस्टेन भी हो हमारे इसी जाने के तरह बाद। से अगर हम सब्जियों की बात कर रहे हैं तो जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं वहाँ पे भी चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। हर ग्रॉसरी स्टोर पर अगर देखें तो डीसी काउंटर भी वो एक होता अलहदा है। से होता है और उसके अलावा उनका अपना भी एक काउंटर होता है जिस पर उन्होंने दालों के पैकेट्स रखे वगैरह होते हैं, बनाए होते हैं। सो उस पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? देखें तमाम जो ये बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं एंड मार्ट्स हैं, ये आर रिक्वायर्ड कि इनका एक डिप्टी कमिश्नर काउंटर हो जिसमें जो 13 असेंशियल आइटम्स हैं, जिसमें दालें आ गई आपकी, दीगर टाइप्स की, फिर उसमें आपके चावल आ गए, बेसन आ गया, तो ये सबको एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिसमें आपकी ये 13 आइटम्स होंगे गुड क्वालिटी के। ये नहीं, डीसी काउंटर का प्रॉपर एक लेबल होगा और साथ रेट लिस्ट लगी होगी ताकि कोई ऐसा शहरी जो बाकी चीज़ें उस स्टोर में अफोर्ड नहीं कर सकता वो जाए, वो डीसी काउंटर से कंफर्म रेट पे जाके चीज़ें उठाए। इसी तरह इन्हीं स्टोर्स में अगर सब्ज़ी मिल रही है या गोश्त वगैरह मिल रहा है तो वो भी बड़े साफ़ सुथरे और साथ ऑप्शन लिखी हो। हमारा मकसद ये होता है, इन डिपार्टमेंट स्टोर्स पे हम रेगुलरली जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर्स, और उसमें मकसद यही होता है कि शहरी जो एक है आम, उसके लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ उसे कंफर्म हो कि मुझे सरकारी रेट पे चीज़ मिलेगी। और जितने बड़े स्टोर्स हैं, चाहे वो अलफता है, जलाल सन्स हैं, यूरो हैं, उनकी अच्छी कंप्लाइंस है। मैं जो हर दिन निकलता हूँ किसी एक का सरप्राइज़ करता हूँ तो मोर देन 80% ऑफ द टाइम्स दे आर कंप्लाइंट। ठीक है, शहर की सफाई की अगर बात कर लें तो मेरे ख्याल से आप ब्लेस्ड हैं कि यहाँ वाले एरिया में एज सच बाकी शहर से अगर कंपैरिजन करें तो इतना सफाई का इशू नहीं है। स्टिल किस तरह से इस पे चेक एंड बैलेंस? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, थोड़े पॉश एरियाज़ हैं तो ऑब्वियसली उधर उतनी वेस्ट जनरेशन नहीं होती, बट स्टिल वी आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम जो होता है ना आइडियल होता है। लोगों से आपके चैनल के थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पे पॉश एरियाज़ में भी जो हैबिट्स हैं दे आर नॉट गुड वेस्ट जनरेशन के हवाले से। तो जब से डिप्टी कमिश्नर साहब ने नई एक रिवायत स्टार्ट की है वेयर ही हिमसेल्फ गोज़ इन द फील्ड इन द मॉर्निंग, और वो हर दिन एक नई तहसील में जाते हैं। अब जिस तरह कि आपको पता है कि 10 तहसीलें बन चुकी हैं जी। वो हर सुबह 8 बजे एक तहसील का विज़िट करते हैं, इट्स अ सरप्राइज विज़िट, और उससे उस कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, LWMC की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। और हमारा ऑब्जेक्टिव 2 होते हैं, एक तो वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हर दिन सफाई होती है, एक रूटीन बनी हुई है। सेकंड, सोर पॉइंट्स, कई ऐसे प्लॉट्स, कई ऐसे आप कह सकते हैं एरियाज़ जहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, मलबे के ढेर लगे हुए हैं और कई महीनों से हैं और वो कहीं रडार पे नहीं आ रहे। तो उसका एक तो हमने सर्वे कर लिया है और स्लोली हम उनको क्लियर कर रहे हैं और फिर वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देते हैं कि आइंदा वो गंदगी ना हो। दैट इज़ द ओनली वे कि हमारा शहर साफ़ रहेगा। और हमने काफ़ी सोर पॉइंट जो है आइडेंटिफाई करके क्लियर किए हैं और इंशाल्लाह मज़ीद दिनों में अभी भी मेरा ख्याल है चेंज एक नज़र आ रहा है, बट मज़ीद आप देखेंगे कि इस तरह की कोई साइट आपको नहीं मिलेगी लाहौर में। डेंगू के हवाले से किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि इन इलाकों में इशू एक ये भी होता है ना, लोग कम ही घरों से बाहर निकलते हैं, जाके कोऑपरेट अपनी नहीं करते बालकनी छतों पे बिल्कुल check ऐसा है। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है क्योंकि जो तहसील मॉल टाउन में उसमें कुछ पॉश एरियाज़ जिस तरह मॉल टाउन सोसाइटी हो गई, गुलबर्ग हो गया, यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो लोग घरों से आइदर दे वेक अप लेट, और दूसरा ये होता है कि वो इतना वेलकमिंग नहीं होते जो डेंगू स्टाफ के लिए होता है। Yes. वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं कि क्यों हमारे घर के अंदर आएगा, छतें क्यों चेक करेंगे, और अगर आप चेक करते हो लार्वा निकलते हैं तो देन दे गेट एग्रेसिव। तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जो डेंगू टीम्स आती हैं ये दिन रात काम कर रही होती हैं, और स्पेशली ये सीज़न जो है ये आइडियल वेदर है फॉर लार्वा टू बिकम यू नो डेंगू का मच्छर बन के और आपको जो है आपका अफेक्ट कर सके। सही। ये टीम सिर्फ आवाम के लिए जाती हैं। इनसे आप जितना कोऑपरेट करेंगे आपका काम बेहतर होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस वक्त वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। तहसील मॉल टाउन में भी हमारे अभी 21 पेशेंट हैं, तकरीबन हमारे आप कह सकते हैं 40+ यूसीज़ में, विच इज़ वेरी लो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो एक हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक। अब जो हमारे अगले 2 महीने हैं ये बहुत क्रूशल हैं। डेंगू की टीम से हम भी सुबह भी चेक करते हैं टू इंश्योर देयर इन फील्ड, फिर अराउंड दोपहर फिर चेक करते हैं कि ऐसे तो ना हो कि सुबह हाजिर लगा के निकल गए हों। और लेकिन फिर भी ये है कि जहाँ पे पब्लिक की सपोर्ट नहीं होगी
तो नो डाउट हम ये सबसे objective नहीं कर ज़रूरी जहाँ कहीं पे भी इंतज़ामिया अपना रोल प्ले कर रही है, जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। सो आप भी कोशिश कीजिए, आपका शहर है, आपने इसको साफ़ सुथरा भी रखना है, बहुत सारे मसाइल पे काबू पाने में हमारा अपना भी बहुत रोल है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, हम बड़े वो चूजी से हो गए हैं, हम समझते हैं जो अच्छा दिखता है वो खाने में भी बड़ा अच्छा होगा। बच्चे समटाइम उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो बड़ी अच्छी दिख रही होती हैं, कलर्स इनके बड़े अच्छे होते हैं। और अब एक जो नया ट्रेंड है जी, आप हर चीज़ कस्टमाइज़ बना रही हैं, अपनी मर्ज़ी की अपने थीम के अकॉर्डिंग कलर्स ऐड करा रही हैं। अब वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो हम अपने बड़ों से देखते आ रहे थे, वो रिवायती खाने कम नज़र आना शुरू हो गए हैं, जबकि हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अट्रैक्शन की तरफ हैं, जो आपको आंखों में देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, पिक्चर्स में बहुत अच्छी आती हैं, रील्स बनाएं बहुत अच्छी लगती हैं, स्टेटस लगाएं बहुत अच्छी लगती हैं, क्या वो खाने में भी इतनी अच्छी होती हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए भी उतनी अच्छी हैं या नहीं है। अब हम फूड कलर्स की अगर बात कर लें, जो आपके तस्वीरों में तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, पिक्चर्स में तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, क्या कि आपकी सेहत पर मुज़र असरात रखते हैं या नहीं रखते। इन फूड कलर्स का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, लोग ड्रिंक्स में भी कर रहे हैं, लोग खानों में भी कर रहे हैं, कस्टमाइज़ केक, पैन केक्स और पता नहीं क्या क्या बन रहा है, सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। आज हम इस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमजा जो कि शेफ़ हैं, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ट्रेंड होता जा रहा है, लोग जी, बिल्कुल। मतलब वो कभी सुनते थे ना, जो दिखता है वो बिकता है, और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, जो खूबसूरत नजर आ रहा होता है हम भागते हैं उसकी तरफ। आपने बड़ा बेहतरीन टॉपिक सिलेक्ट किया है, और फूड कलरिंग जो हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन जिसकी हाई हो गई है और जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी बच्चों में और बड़ों में होना शुरू हो गई हैं, इसके मुतल्लिक आज हम बात करेंगे। आई रियली वांट टू टच दिस टॉपिक, क्योंकि मेरी बच्चियां भी उस एज में हैं जहां मैं उनको भी एजुकेट कर रहा हूं और घर का सिस्टम भी चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड आई एम श्योर हम सबके बच्चे और बड़ों को बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द फूड कलरिंग व्हिच इज यूज्ड इन द कोल्ड ड्रिंक्स, कोलाज के अंदर वो बेशक फूड ग्रेड है, पर अगर ब्लैक कलर आप पी रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो आपने जब कोला पी है तो वो आपके दांतों शुरू कहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, आपके दांतों के एनेमल जो आपके दांतों के ऊपर कैल्शियम की कोटिंग होती है, सबसे पहले उसको खत्म करती है। ठीक है, जब आपने उसको खत्म कर दिया, उसके बाद वो आपके आगे गले में आ गई, आपके गले को डैमेज करता है सिट्रिक एसिड और मजीद प्रिजर्वेटिव्स जो उसके अंदर होते हैं, एंड देन इट गोज थ्रू योर स्टमक, अब्जॉर्ब होती है, फिर आपकी किडनीज में जाती है, वहां से निकलती है, एंड देन यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ शुगर्स एज वेल, इवन इफ इट इज शुगर फ्री। तो वो जो शुगर फ्री स्पार्टिम या जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो और डेंजरस हैं, वो आपकी किडनीज में इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, किडनी स्टोन्स कर देते हैं। तो जो भी आप कलर ले रहे हो, इट विल गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, इट्स प्रोसेस्ड, इट्स आर्टिफिशियल, तो इट्स वेरी डेंजरस फॉर द बॉडी। तो इवन फॉर द किड्स एंड द एल्डर्स, देखिए ये हम कहते हैं ना कि नॉर्मली हमने कुछ भी नहीं आज पिया में कुछ भी नहीं हुआ, इट इज नॉट दैट, एवरी बॉडी रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली। ये नहीं है कि आपने आज पिए तो कल आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। आपने आज पिए, 7 साल बाद अगर आप किसी किडनी के इशू में मुब्तला हो जाते हैं, तो मे बी देयर इज द रीजन कि वो जो आपने तब चीज कंज्यूम की थी उसने आपकी किडनी को अफेक्ट कर दिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम एज यूर एजिंग और ग्रोइंग अप और योर बॉडी कंडीशंस आर चेंजिंग, तो वो फिर आपको एलिमेंट के अंदर यस चेंज हो जाता है। मुझे ये बता दीजिएगा, बच्चों के बड़ी डिजर्ट ऐसे होते हैं, हम उनको खूबसूरत बनाने के लिए, उनमें अट्रैक्शन बनाने के हम कुछ ऐसे कलर्स ऐड कर देते हैं, सो वो भी क्या उतने ही नुकसान है? बिल्कुल एग्जैक्टली, देखें जी, स्पेशली द रेड कलर एंड द ब्लू कलर, दे आर वेरी डेंजरस। ये जो रेड और ब्लू कैंडीज हम अपीलिंग बनाने के लिए हम बच्चों को दे तो देते हैं। आप देखें ना, कैंडी अगर सार नहीं भी है, अगर बच्चे का गला खराब है तो आपने उसको गला खराब में दे दी है ना कैंडी, तो मजीद वर्स हो जाता है। उसके अंदर उस रेड कलर को रेड रखने के लिए भी केमिकल्स डाले जाते हैं, इवन इफ इट्स नेचुरली एक्सट्रैक्टेड। चलें जी, समझें चुकंदर से एक्सट्रैक्ट किया है, पर वो उस रेड को रेड चुकंदर से किया नेचुरल, वो उस टाइम 2-4 घंटे के लिए नेचुरल है, पर 2-4 घंटे से ज्यादा उसकी लाइफ बनाने के लिए जब उसमें केमिकल ऐड होगा तो डेफिनेटली इट विल गो थ्रू योर गट एंड योर एंटायर इंटेस्टाइन्स, तो फिर कितना उसका डैमेज होगा। तो ये चीजें बड़ा हम लोग नॉर्मली हंस के बच्चों को खिला देते हैं कि बेटा ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी कर लो, पर जो प्रोसेस्ड कलरिंग है उसमें और जो नेचुरल कलरिंग है उसमें बहुत डिफरेंस है। इवन इफ इट इज फूड ग्रेड,
उसको भी प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। तो आप जितना लाइफ को नेचुरल रखेंगे, जितनी नेचुरल चीजें बच्चों को देंगे, उतना ही उनकी सेहत के लिए अच्छा होएगा। हमसे आजकल तो शादियों पे इवेंट्स हैं, बर्थडे इवेंट्स हैं, इवन घर में कोई छोटा सा भी इवेंट होता है ना, आप थीम के अकॉर्डिंग चल रहे Exactly. और हम तो चाहते हैं हमारा फूड भी हमारे थीम के अकॉर्डिंग हो। Exactly. सो सब लोग यही कुछ कर रहे हैं। हाँ। और फिर उसमें वही कलर्स। आप जी बिल्कुल अना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ब्लू केक ऑर्डर कर देते हैं, पूरा चेहरा भी ब्लू हो जाता है, जुबान भी ब्लू हो जाती है, इनके बिटर आफ्टर टेस्ट होते हैं और इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दीज ऑल आर केमिकल्स। तो ये अब आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो विजुअल ब्यूटी देख लें या आप अपनी सेहत देख लें। खाते ही आपको कुछ नहीं होगा, खाते ही आप अल्लाह ना करे आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं, इट विल, द डैमेज विल टेक टाइम। आपने आज खाया है, वो आपने फॉर इंस्टेंस के एक बॉडी ब्लू कलर को कुछ नहीं हुआ, एक बॉडी को, ठीक है, सल्फर से नॉर्मली एक्सट्रैक्ट होता है ब्लू कलर, विच इज वेरी लीथल, ठीक है। आपने आज खाया, आपको कुछ नहीं हुआ, पर 3-4 महीने बाद आपको अल्सर टाइप फीलिंग आती है, या आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, या आपको बॉयल्स आना शुरू हो जाते हैं, या आपको एक्नी शुरू हो जाती है। मे बी इट कैन बी द रीजन जो आपने केमिकल और प्रिजर्वेटिव 4 माह पहले खाया था, वो अब आके आपकी बॉडी में से निकल रहा है। सो अब करना क्या है, आप किस तरह से, क्या सजेशन होंगी आपकी? देखिए, अगर मैं ये कहूँ ना कि आप सिर्फ गुड़ खाएं और आप सिर्फ पानी पिए, हाँ, या तो आप सिर्फ नहीं। दूध पिए, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। मॉडरेशन एंड द क्वालिटी ऑफ कलरिंग या डिजर्ट और चॉकलेट और कैंडी और टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप 1 रुपए की एक कैंडी या 1 रुपए की चार मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जितनी आप सस्ती और जितनी आप नॉर्मल चीज पे जाएंगे, उतनी ही वो हार्मफुल होगी बच्चे के लिए, बिल्कुल ऐसे ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि हमारे बच्चों की थ्रोट और हमारा सारा एसोफेगस इतना वीक कर देती हैं ये प्रोसेस्ड चीजें कि बच्चा जब भी बीमार होता है तो वो बहुत बुरा बीमार हो जाता है। वायरल भी होता है तो उसको आईवी पे ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स हैं गले की वो डैमेज हो चुकी होती हैं। तो नेचुरल चीजों पे रहें, कोशिश करें कि बच्चा सब कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर ले, बट किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो सेहत के लिए बुरी है। और नेचुरल चीजों पे रहें, ऑल दी ऑर्गेनिक स्टफ, घर के बने हुए मीठे खाएं, डिजर्ट्स खाएं, हर चीज करें। पर ये शुगरी ड्रिंक्स, कोलाज और कलर्ड फूड्स और कलर्ड सैचुरेटेड फूड्स लाइक कैंडीज एंड च्युइंगम्स और ये जो चीजें हैं, इनको जरा थोड़ा सा अवॉइड सही। और इसके अलावा वो जो आप अक्सर देखते हैं ना कि बच्चे अपनी मर्जी के ड्रिंक्स बना रहे हैं, उनमें कलर्स का, फूड कलर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। फिर इसके अलावा जैसे हमने कस्टमाइज चीज़ों की बात की, उनमें वो आपको देखने में तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन आपकी सेहत को वो बहुत ज़्यादा नुकसान, वो जो आपके हाथों पे कलर लग रहा है, ट्रू दैट, आप वॉश भी कर रहे हैं, वो कलर नहीं हाथों से आपके जाता। आप देखें जब वो कलर आपके सिस्टम में चला गया है, इट्स इन योर किडनीज, जब उस किडनी ने उसको वॉश करना है, जब उस किडनी ने उस कलर को न्यूट्रलाइज करना है, उसको एक्सक्रीशन में कन्वर्ट करने से पहले, जो आपने वॉशरूम में जाके जब आप एक्सक्रीट करते हो उससे पहले, तो आप देखें आपकी किडनी को कितना एफर्ट करना पड़ेगा। आपने सही कहा। अब हमारे यहाँ ना प्रिजर्व चीज़ें करने का रिवाज भी बहुत बढ़ता जा रहा है। हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी बनाए और फारिग हो जाए, पहले से ही रेडी चीज़ें। सो इसका क्या नुकसान है? देखिए, एक तो प्रिजर्विंग है ना, जिस तरह आपने फ्रीज कर लिया बना के, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टोर बॉट फ्रोजन स्टफ और जो आपने घर में फ्रीज किया उसमें डिफरेंस है। अगर आप घर में फ्रीज की होगी भी हमजा कोई मुद्दत होनी चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से 3 to 4 वीक्स सर्दियों में और 2 हफ्ते गर्मियों में, क्योंकि लाइट भी हमारे यहाँ जाती है, हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बकरा ईद पे गोश्त रखा और अगली छोटी ईद पे आप उसको बना रहे हो, ये गलत है। मतलब आपको मीट को भी एक एक्सपायरी है, आपके चिकन को भी एक एक्सपायरी है, आपकी हर चीज जो आपके फ्रीजर में आपने बना के रख दी है उसको एक्सपायरी है। इवन आप खुद भी अगर कभी ऑब्जर्व करें, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, फ्लैट हो जाता है। हाँ बिल्कुल, आपके खाने में वो टेस्ट ही नहीं होता। अगेन आ जाते हैं बच्चों को जो हम प्रिजर्व फूड देते हैं, स्कूल में जाना है, अच्छा जी जल्दी जल्दी पराठा बना हुआ है और दे दिया आपने। देखिए, पराठा इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इट्स नेचुरल। अब उसके साथ जो अचार दे रहे हैं, अगर वो घर का नहीं है, तो अगर वो डब्बे वाला अचार है ना, तो उसके अंदर सिट्रिक एसिड है, उसके अंदर विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, गम अरेबिक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो उस अचार की लाइफ 6 से 12 महीने करेंगे। नॉर्मली अगर आप अचार के अंदर गीला चमचा डालो ना घर के अचार में, तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है, जिसको हमारी जबान में उल्ली कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। आप डब्बे वाले अचार के अंदर आप डालो कांटा गीला, एक आप आधा कप पानी का डाल दो, कभी कुछ नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया
टू किल दी बैक्टीरिया। वो अचार की फर्मेंटेशन को कायम रखता है, अचार की खटास को, पर इट्स वेरी डेंजरस अदरवाइज। सही, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम समझते हैं कि अच्छा अगर ला के रख लेंगे हमारा टाइम भी बचेगा, बच्चा रोएगा, हम फॉरन। आप बच्चों को अगर खाना देना चाह रहे हैं तो जितना नेचुरल और जितना हम घर में बनाया हुआ फूड है, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, देखिए आप जो चीज़ स्क्रैच से खुद बनाते हैं वो फ्रेश होती है, वो आपके सामने बनती है, थोड़ा सा एफर्ट मील प्लानिंग करनी चाहिए। आप जो भी चीज़ प्रोसेस्ड या पैकेट वाली नूडल्स ले लें, आप पैकेट वाला पास्ता ले लें, आप सॉसेज ले लें, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड। हर आप ये देखें ना, फिर आप कोशिश करेंगे आप फ्रेश खाना बनाएं वंस इन अ वीक। 10 दिन में एक दफ़ा, मैं 10 साल कहने लगा था 10 साल तो एक अरसा होता है, 10 दिन में एक दफ़ा आप बच्चों को ज़रूर ट्रीट करें। उनको बर्गर्स भी खाने दें, ब्रेड्स भी खाने दें, हर चीज़ खाने दें, उनको एंजॉय करने दें। पर हम ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने अपने बच्चों को किस हद तक रोक के और नेचुरल चीज़ों पर रखना है। बिल्कुल, अगर इन चीज़ों का आदी बना लेंगे तो फिर आजकल हम बच्चों में जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं वो इन्हीं वजहों से है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? अच्छी खुराक खाएं, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनुमा चीज़ों का भी ख्याल रखें और खुश रहें और खुश रहने दें। बिल्कुल, अच्छा खाएंगे तो वो अच्छा आपके चेहरे पे दिखेगा भी और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।